जय हिंद साथियों, मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। तो साथियों, हम लोग ने आप सभी के लिए बहुत ही शानदार क्लासेस और जो है सभी जैसे कि सब्जेक्ट है आपके पास, तो बहुत कुछ आपको प्रोवाइड किया है। तो मैं आप सभी से चाहूँगा कि आप सभी साथी हमारे इस बेहतरीन और एक शानदार से क्लास में जुड़े और इसका बेनिफिट मिला है। साथियों, आज आप सभी को बता दूं, मैं आज हमारे द्वारा जो बुक है वो शाम तक आज लॉन्च की जाएगी। आप लोग जो है उसे ले सकते हैं। तो चलिए साथियों, मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या मिलने वाला है और बहुत कुछ रहेगा, कुछ खास रहेगा और आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। ठीक है, ज़्यादा इजी नहीं रहेगा, मॉडरेट लेवल की चीज़ें हमने आपके लिए सेट किया है और आपको मज़ा भी आएगा साथियों। ठीक है, पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि हमने कुछ आपके लिए किया है। तो देखिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण और एक शानदार सा सेशन जो आपकी आगामी एग्ज़ाम के लिए होने वाला है। चलिए, और जो भी साथी नए हो हमारे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप लोग जो है हमारी क्लासेस आपको मिलती रहे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों। क्या बोला है कि प्रजातियां जो कि अब पृथ्वी पर कहीं भी मौजूद नहीं है, उनको कहा जाता है। तो देखिए, लुप्त प्रजातियां, लुप्त प्राय प्रजातियां, स्थानिक प्रजातियां, या फिर होगा आपका संवेदनशील प्रजातियां, या फिर होगा आपका विलुप्त प्रजातियां। क्या आंसर होगा? तो साथियों, आंसर की अगर बात करें तो डी आंसर आपका होने वाला है। क्या? विलुप्त प्रजातियां। क्या होने वाला है? विलुप्त प्रजातियां। अगर हमने ऑप्शन नंबर डी लगाया है तो हमारा राइट आंसर होने वाला है। ऐसी प्रजातियां जो अब पृथ्वी पर कहीं भी मौजूद नहीं है, उन्हें जो है विलुप्त प्रजातियां कहा जाता है। देश में विलुप्त हो रही प्रजातियां निम्न है। तो जो विलुप्त हो रही है, ठीक है, वो प्रजातियां कौन कौन सी है? तो देखिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उत्तरीय भारतीय नदियों का जो है कछुआ, लाल ताज योम सितार वाला कछुआ, आपका बेडरोड ट्रेड और आपका हैमर हेड शार्क जो है, घाट वार्ड मेंढक और ऊंचाई पर रहने वाले कस्तूरी मृग, ये सब जो है क्या हो रहे हैं? ये क्या हो रहे हैं? विलुप्त हो रहे प्रजातियां। आपको पता है पहले जो है आपको चिड़िया नज़र आती थी, परंतु अब रेडिएशन के कारण ही चिड़िया ही नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि रेडिएशन बहुत बढ़ गया है और रेडिएशन बढ़ने से पता है आपको मनुष्य की आयु कम होती जा रही है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वातावरण की परिस्थितियों से बचने के लिए हम साल जो है एक विशेष समय के दौरान दूर रहने के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी कहलाते हैं। बताइए, लुप्त प्राय पक्षी, या फिर होगा आपका संकटग्रस्त पक्षी, या फिर होगा आपका प्रवासी पक्षी, या फिर होने वाला है आपका अनूठे पक्षी। तो ज़रा मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो सभी साथी अगर आंसर कर पाएंगे, क्या ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्या होगा आपका राइट आंसर? होगा प्रवासी पक्षी। ठीक, क्या राइट आंसर होगा साथियों? प्रवासी पक्षी। अगर हमारा ऑप्शन नंबर सी आ रहा है तो हमने राइट आंसर किया है। देखिए, ज़रा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रवासी पक्षी की अगर बात कर ले तो जो किसी दूसरे स्थान से छोड़ते समय के लिए वातावरण और आपका विचरण या फिर अन्य कारणों से आते हैं, उनका यह जो है समय हर वर्ष क्या होता है? निहित रहता है। यह हमें ध्यान रखना है साथियों। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। डोडो पक्षी इसका उदाहरण है। ठीक है, कौन सा पक्षी? डोडो जो पक्षी होता है वह किसका उदाहरण होता है? ये हमसे क्वेश्चन बोला गया है। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लुप्त प्राय प्रजाति का, विलुप्त प्रजातियों का, या फिर आपका विलोपनमुखी प्रजाति या स्थानिक प्रजातियों का। क्या आंसर होने वाला है? तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विलुप्त प्रजातियां। क्या होगा आपका? विलुप्त प्रजातियां आपका सही राइट आंसर होने वाला है। आपको सोचना है मन में कि आप जो है इसका आंसर क्या कर पाते हैं।
ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। डोडो पक्षी विलुप्त प्रजातियों का उदाहरण है। डोडो पक्षी हिंद महासागर के द्वीप मॉरिशस योम एक स्थानीय पक्षी था और यह जो है पक्षी वर्ग में होते हुए भी क्या है, थलचर था, क्योंकि इनमें उड़ने की क्षमता नहीं थी। डोडो पक्षी उड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्या दिया है, बोला है कि निम्न में से कौन सा, क्या बोला है साथियों कि निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का युग्म हमारे देश में अधिकतम जैव विविधता दर्शाता है। क्या दर्शाता है, जैव विविधता दर्शाता है। चलिए बताइए जरा क्या है। तो देखिए, पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी बंगाल, केरल तथा पंजाब, या फिर होगा आपका सुंदरवन तथा कच्छ कण। तो नोट करिएगा कि अगर आप सभी साथियों का आंसर आ पा रहा है ऑप्शन नंबर ए, क्या पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट, क्या है साथियों, पूर्वी हिमालय है और पश्चिमी घाट है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आप सभी का जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए साथियों क्या है कि पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट जिसे जो है भौगोलिक क्षेत्र का युग्म हमारे देश में, ठीक है, भौगोलिक युग्म का हमारे देश में अधिकतम जैव विविधता दर्शाता है। और इनके अतिरिक्त जो है आपका इंडो वार्म तथा सुंडालैंड भी जो है आपका हॉट स्पॉट क्षेत्र होता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो देखिए, पादपों की गलनी का कारण है, क्या है, पादपों की गलनी का कारण है। तो देखिए इनमें से कोई नहीं, अधिक अवशोषण या फिर अल्प शोषण या फिर अधिक वाष्प उत्सर्जन होगा। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, अधिक वाष्प उत्सर्जन, क्या होगा, अधिक वाष्पोत्सर्जन। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी बनने वाला है। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। पादपों की गलानी का कारण अधिक वाष्प उत्सर्जन और वायुमंडलीय तापमान अधिक होने पर सामान्यतः वाष्प उत्सर्जन की दर अधिक होती है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है कि हमें जैव विविधता को संरक्षित करने की ज़रूरत है। क्यों है हमें इसे संरक्षित करने की ज़रूरत? जानवरों में शिकार में मदद करता है, ग्लोबल वार्मिंग में मदद करता है, तेजी से नागरीकरण में मदद करता है, या फिर वन को रिजर्व बनाए रखता है। क्या आंसर होने वाला है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा, वन को रिजर्व बनाए रखता है। क्या करता है? वन को रिजर्व बनाए रखता है। तो जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। क्या बनेगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि जैव विविधता किसी दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र या फिर एक जो है पूरे ग्रह में जीवन के रूप में विभिन्नता का परिणाम है, जो जैव विविधता वन को रिजर्व बनाए रखता है। ठीक, सभी लोगों ने कर पाया है क्या? चलिए आगे बढ़ेंगे और ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय, क्या बोला है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो जैव आपको विविधता दिवस पता है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय? एक जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? एक जो है अलग डेट पर मनाया जाता है, पर अंतर्राष्ट्रीय की अगर यहाँ पर बात किया तो वो मनाया जाएगा आपका 22 मई को। कब मनाएंगे साथियों? 22 मई को मनाएंगे। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व में जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस 22 मई को मनाया जाता है। कब? 22 मई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय पर्व होता है। इसे जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, और पृथ्वी पर लाखों जो है प्रजाति के जीव व वनस्पतिक उपलब्ध है यहाँ पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो प्राकृतिक चयन की अवधारणा सर्वप्रथम खालिस्तान के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन क्या है, बोला गया है क्वेश्चन की प्राकृतिक चयन की अवधारणा सर्वप्रथम खालिस्तान के द्वारा दी गई थी, मतलब किसके द्वारा दी गई थी ये बताइए ज़रा। तो साथियों नोट करना कि इस अवधारणा को दिया था चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। वैज्ञानिक कौन से सर थी? तो चार्ल्स डार्विन आपको नाम याद रखना है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पर ध्यान देते हैं क्या है। तो देखिए जैव विकास के संबंध में डार्विन के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर आपका संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है और दो समजातीय जीव आपस में क्या करते हैं, बिल्कुल समान नहीं रहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति को किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया है? क्या है? बोला है कि उपार्जित, क्या बोला है साथियों, कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? डार्विन है, लेमार्क है, या फिर आपका वेलेक है, या फिर ओपेरिन है? क्या हो सकता है? तो साथियों नोट करिएगा, ये होगा आपका लेमार्क। क्या होगा साथियों? आपका सही आंसर होगा लेमार्क। अगर हमने ऑप्शन नंबर जो है बी लगा पाया है तो बिल्कुल सही है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति को लेमार्क द्वारा प्रस्तावित किया गया था। लेमार्क फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और लेमार्क प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने कशेरुकी और अकशेरुकी जीवों में भेद किया था और सर्वप्रथम जो है आपका इन्वर्टिब्रेल शब्द का इन्होंने भी प्रयोग किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, पक्षियों, चमगादड़ों और कीटों के पंख निम्न के उदाहरण हैं। क्या बोला है? पक्षियों, चमगादड़ों और कीटों के पंख निम्न के उदाहरण हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन सुनिएगा आपका, देखिए पहला आपका अस्मीकृत अंग है, अनुरूप अंग है, या फिर समजात अंग है, या फिर होगा आपका अर्ध विकसित अंग होंगे। तो चलिएगा सभी लोग ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा आपका जो राइट आंसर होने वाला है अनुरूप अंग। ठीक, क्या है साथियों? आपका जो राइट आंसर है अनुरूप अंग आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा साथियों? आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि बोला है अनुपस्थिति में, क्या बोला है, उपस्थिति में भिन्न तथा कोई में समान अंगों की अनुरूप अंग या फिर आपका एनालॉग्स अंग कहलाते हैं और पक्षी समान आपका चमगादड़ जो है और कीट के पंख अनुरूप अंग होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि समजात संरचना किस प्रकार की है। ठीक है, समजात जो है संरचना किस प्रकार की है। तो देखिए उत्पत्ति में समान, कार्य में समान, उत्पत्ति तथा कार्य दोनों में असमान। ठीक, या फिर उत्पत्ति तथा कार्य दोनों में समान, या फिर होगा आपका उत्पत्ति में समान तथा कार्य में असमान। चलिए बताइए। तो साथियों नोट करना सभी साथी, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्पत्ति में समान, ठीक है, तथा कार्य में असमान। तो जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है कि समजात संरचना उत्पत्ति में समान तथा कार्य में क्या होती है, असमान होती है। ये हमें ध्यान रखना है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जीवन की उत्पत्ति के लिए क्या है, जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे जो है ज़्यादा स्वीकार करने वाली परिकल्पना है। ठीक है, क्या है साथियों? परिकल्पना है। तो क्या है जरा बताएंगे। तो देखिए जैव रासायनिक जीवन की उत्पत्ति, या फिर स्वतः परिवर्तन पीढ़ी जीवन, या फिर
जो है आपका अबायोजेनेसिस या फिर होगा इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों नोट करिएगा कि जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे ज़्यादा स्वीकार करने वाली परिकल्पना जैव रासायनिक जीव की उत्पत्ति थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए बढ़ेंगे आगे। अगर साथियों आप सभी को सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। कीट और चमगादड़ के पंख खालिस्तान होते हैं। कीट और चमगादड़ के पंख खालिस्तान होते हैं। देखिए, विषम जातीय होते हैं या फिर सम जातीय होते हैं, या फिर होंगे आपके अवशेषण अंग, या फिर होंगे आपके समान भूमि संरचना वाले। चलिए बताइए जरा क्या है। तो साथियों नोट करिएगा, जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक क्या है आपका विषम जातीय अंग होंगे। कैसे होंगे साथियों? विषम जातीय होंगे, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कीट और चमगादड़ के पंख विषम जातीय होते हैं और क्योंकि इनकी उत्पत्ति भिन्न भिन्न होती है और ये कार्य क्या होते हैं, समान करते हैं, ये समान होते हैं कार्य में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे हम लोग तो देखिए क्या बोला है कि विकासात्मक संबंध, क्या बोला है कि विकासात्मक संबंध हमारी जो है समानता क्या है, साथ है। एक एस्मी को जो है लड़के के, या फिर आपका गोरिल्ला के, या फिर बंदर के, या फिर आपका लोरिस के क्या हो सकता है? तो साथियों विकासात्मक संबंध में हमारी समानता साथ है, वह एक जो है आपका एस्किमो जो है लड़के के। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, विकासात्मक संबंध में हमारी समानता एक एस्किमो लड़के के साथ है। एस्किमो का जो है शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला, और एस्किमो जनजाति मंगलो प्रजाति से संबंधित है। किस प्रजाति से संबंधित है? तो मंगलो प्रजाति से संबंधित है, ये हमें क्या है ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो किस वैज्ञानिक ने क्या बोला है, किस वैज्ञानिक ने योगात्मक की उत्पत्ति, ठीक है, उत्तरजीविता का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया है? क्या किया है? सबसे पहले प्रस्तुत किया है। देखिए, वेल्स और आपका स्पिनर्स, या फिर डार्विन, या फिर मेंडल होने वाला है। चलिए कोई बताए क्या होने वाला है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डार्विन। क्या होने वाला है? डार्विन आपका सही आंसर है, और आपने सही आंसर कर पाया है कि सर्वप्रथम डार्विन ने अपनी बुक लिखा था। क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो डार्विन की बुक का नाम क्या है? तो आपसे पूछा भी जाए तो आप लोग सही करिएगा कि डार्विन की एक बुक होती है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। में क्या लिखा है कि योग्यतम की आपका उत्तरजीविता का विचार प्रस्तुत किया, और अर्थात प्राकृतिक योगात्मक का भी इसने क्या किया था, चयन करती है। यह भी हमें ध्यान रखना है। चलिए उसी प्रकार से साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोला गया है कि निम्न में से कौन सा समजातीय अंग नहीं है? क्या है? निम्न में से कौन सा समजातीय अंग नहीं है? तो हमारे हाथ एवं हाथी के अग्रपाद, या फिर होगा आपका हमारे दांत एवं हाथी के दांत, या फिर होगा आपका आलू एवं जो है शकरकंद, या फिर होगा आपका चलिए आपका कुमरथीत प्रतान एवं जो है आपका नागफनी के फाइलेक्लेक्स। तो क्या होगा बताइए ज़रा। तो साथियों सभी लोग नोट डाउन करिएगा, आपका जो राइट आंसर बनने वाला है वो बनने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? आलू योम। ठीक है, क्या होगा? आलू योम शकरकंद। ठीक, तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर होने वाला है। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा कि आलू एवं शकरकंद। क्या साथियों? आलू और शकरकंद समजात अंग नहीं है। आलू में विटामिन सी, पोटेशियम जो है विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वही शकरकंद में मैग्नीशियम फॉस्फेट है, आयरन एवं जिंक होता है। ये हमें ध्यान रखना है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार सा सेशन है। पक्षियों के पंख खालिस्तान के जो है रूपांतरण है।
पक्षियों के पंख खालिस्तान के रूपांतरण है, पश्चपाद के या फिर आपका नखर या फिर होगा आपका अंगुली पर्व या फिर होगा अग्रपाद के। चलिए सभी लोग जो है आंसर करिएगा कि आंसर क्या होने वाला है। तो पक्षियों के पंख की अगर बात कर ले, ठीक है, पक्षियों के पंख की अगर हम लोग बात कर ले तो अग्रपाद आपका सही आंसर होगा। क्या आंसर होगा साथियों? अग्रपाद आपका सही आंसर होने वाला है। यह ध्यान रखना है कि पक्षियों के पंख जो होते हैं, ठीक है, पक्षियों के पंख अग्रपाद का रूपांतरण है और पक्षियों का शरीर 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 3 भागों में बटा होता है। सिर है, आपका गर्दन है, धड़ है, ठीक है, ये 3 भागों में बटा होता है, यह ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जातियों का उद्भव, क्या बोला है? जातियों का उद्भव पुस्तक किसमें लिखी है, बताइए। तो साथियों डार्विन है, लैमार्क है, मेंडल है या फिर आपका लिनियस होने वाला है। तो साथियों आपका राइट आंसर होगा डार्विन। क्या होगा साथियों? डार्विन इज अ राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर अगर ए किया है तो बिल्कुल सही है कि जीवन की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन ने 1858 में, कब साथियों? 1858 में प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन जो है एक बुक का क्या सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कब किया था? तो 1858 में। कब किया था साथियों? 1858 में किया था, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बोला है कि निम्न में से प्राकृतिक चयन के होने के लिए पहले की आवश्यकता कौन सी है? तो देखिए इसके राइट आंसर की अगर बात कर ले, ठीक, तो क्या होने वाला है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुवांशिक जो है विभिन्नता। क्या होगा? अनुवांशिक। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या है, डार्विन के द्वारा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया गया और इसके अनुसार ही अनुवांशिक एवं विभिन्नता प्राकृतिक चयन के लिए आवश्यक है। क्या है? प्राकृतिक चयन के लिए क्या है? आवश्यक है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं साथियों तो विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत, क्या है साथियों? विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये हमसे बोला गया है। तो आपका मेंडल होगा या फिर होगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर डार्विन होगा या फिर लैमार्क होगा। क्या आप लोग बता पाएंगे? ठीक है, बताइए ज़रा क्या आंसर होने वाला है। तो साथियों सभी लोग नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, डेनमार्क। डेनमार्क नहीं, डार्विन। ठीक है, क्या आंसर होगा साथियों? डार्विन। अगर हमारा डार्विन आंसर है तो बिल्कुल सही होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत 1901 में होंगो डे व्रिज द्वारा प्रतिपादित किया था, लेकिन अनुवांशिक पदार्थ में अचानक होने के वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, सॉरी ये यहाँ पर थोड़ा गलत है, होंगो डू व्रिज नहीं है। ठीक है, डार्विन आपका डार्विन होगा। ठीक है, ये ठीक कर लेना, डार्विन है ये। चलिए नेक्स्ट की बात करते साथियों। देखिए किस विकल्प का मतलब किस युग्म का के जीव जो है क्या होते हैं अनुपस्थित है? चलिए बताइए ज़रा। तो साथियों नोट करिएगा, आइजोइक ओजोइक। क्या होगा? ओजोइक जो है कल्प मतलब क्या होता है? युग। तो ओजोइक युग में जीवन उपस्थित था, वही जो है कल्प पृथ्वी के विकास से जो है पुराना था, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जरा ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा जंतु सबसे बड़ा स्थली होता है? तो साथियों भारतीय हाथी है, अफ्रीका हाथी है, नीली व्हेल है या सफ़ेद बाघ होगा? तो साथियों बात करेंगे अफ्रीका, यह व्हेल से भी बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट है, क्योंकि दिए गए विकल्प में से अफ्रीका हाथी सबसे बड़ा स्थली है, ये बात करना है। किंतु संपूर्ण पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव की बात करें तो क्या होता है? नीली व्हेल होता है। क्वेश्चन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर बोला है सबसे बड़ा जो है क्या बड़ा स्थलीय जीव होता है, ठीक है, जंतु सबसे बड़ा, तो क्या होगा आपका? अफ्रीका
और बात करें कि विश्व, ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी का सबसे बड़ा, ठीक है, तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि नीली वैली ही होगा। बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उस फाइलम का नाम बताइए, उस फाइलम का नाम बताइए जिसमें पशुओं में, ठीक है, जिसमें पशुओं में जल संवहनी तंत्र होता है। तो क्या आंसर है? तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो है राइट आंसर होगा इकाइनोडर्मेटा। क्या साथियों? इकाइनोडर्मेटा। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। क्या साथियों? इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में जल संवहनी तंत्र पाया जाता है और जो है समस्त इकाइनोडर्म समुद्री प्राणी है और इस संघ में स्टारफिश और आपका होलेथुरिया आदि सम्मिलित होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। कोशिका शब्द आपको पता है, चलिए सेल्डर और स्वान ने दिया था, ठीक है। कोशिका शब्द जो है आप सभी को पता होना चाहिए। कोशिका शब्द हुक ने दिया था और उसके बाद जो है जीवों के शरीर में संरचनात्मक क्रिया इकाई और प्राय स्वतः जनन के लिए सामर्थ्य रखी जाती है, ये ध्यान रखना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि किस प्रकार की शैवालों में स्वर्ण व तांबे जाति जैसी जो है धातुओं की प्रचुरता पाई जाती है, तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, क्या आंसर क्या होने वाला है? तो प्राचीन अग्नेय चट्टान आपका सही होगा, ठीक है। क्या है आपको ये ध्यान रखना। तो शैवालों का ध्यान दीजिएगा, शैवालों का निर्माण पिघली हुई धातु और गर्म लार्वा से हुआ है, अतः इनमें आपका निष्कर्षण द्वारा धातु को प्राप्त किया जाता है और ये प्राचीन आग्नेय शैवाल होती है। तो साथियों ये था आपका महत्वपूर्ण और साला बेहतरीन सा सेशन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन, चलिए आज आपको 5-6 क्लास मिलने वाली है और आप लोग सभी लोग जो है क्लास अपलोड होने के बाद इसे शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में। वेलकम, धन्यवाद, जय हिंद।